चलिए, वेरी गुड इवनिंग। हम थे केस ऑफ गुड कंडक्टर पे। एक छोटी सी यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू गुड कंडक्टर के लिए 1 होती है, इट इज सिंपली एप्सिलॉन 0। क्लियर? चलिए, गुड कंडक्टर के लिए हम लोग डिराइव करते हैं। पहले निकालते हैं अटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा। जो अटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा होता है उसका फॉर्मूला ओमेगा इंटू अंडर रूट में म्यू एप्सिलॉन बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? हाँ, अब आप देखिए यहाँ पे ये जो सिग्मा की वैल्यू इनफाइनाइट है, पर साथ ही साथ कंडक्टर के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, सिग्मा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन। यहाँ पर आप सिग्मा की वैल्यू इनफाइनाइट डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको एक आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। सिग्मा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन, दैट इज सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। क्लियर? तो सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू 1 की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो आप 1 यहाँ से निगलेक्ट कर सकते हैं। ये अंडर रूट में है तो स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? और सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू 1 की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, ये 1 भी निगलेक्ट हो गया है। क्लियर? एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, तो आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी ओमेगा इंटू अंडर रूट में म्यू इंटू सिग्मा अपॉन 2 ओमेगा। क्लियर? इस ओमेगा को आप लिख सकते हैं रूट ओमेगा इंटू रूट ओमेगा, तो एक रूट ओमेगा कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2। क्लियर? आप यहाँ पे ओमेगा को 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा अंडर रूट में 2 पाई एफ इंटू म्यू इंटू सिग्मा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपको मिलेगा अल्फा की वैल्यू सिर्फ अंडर रूट में पाई एफ म्यू सिग्मा। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से अब हमको अल्फा की वैल्यू मिल गई है, यार अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट में पाई एफ म्यू इंटू सिग्मा। यहाँ पे जो अट्यूनेशन है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कहीं ना कहीं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी अट्यूनेशन बढ़ता जाएगा। क्लियर? निकालते हैं हम लोग बीटा। अगेन बीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू अंडर रूट में म्यू इंटू एप्सिलॉन बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर प्लस 1। अगेन सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। क्लियर? आप इसको हटा सकते हैं, स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा तो क्वांटिटी, ये स्क्वायर से क्वांटिटी खत्म, 1 की कंपैरिजन में बहुत बड़ा, देन अगेन दिस। आप इसको भी और आगे रिजॉल्व कर लें, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, सेम प्रोसेस, ओमेगा को रूट ओमेगा लिख दें, सेम बिल्कुल सिमिलर, बीटा भी आ जाएगा आपका अंडर रूट में पाई एफ म्यू सिग्मा। क्लियर? तो आप देख सकते हैं इन द केस ऑफ गुड कंडक्टर अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, ये भी एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस में हम निकालते हैं इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ईटा। क्लियर? वेलोसिटी निकाल देते हैं। वेलोसिटी सिंपल है, वेलोसिटी सिंपली ओमेगा बाय बीटा, और इसमें कोई चेंज नहीं है, ओमेगा बाय बीटा। ओमेगा यू कैन पुट द डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ बीटा दैट इज अंडर रूट में पाई एफ म्यू सिग्मा, है ना, नो इश्यूज इन दैट, आप उसको रख के रिजॉल्व कर लें। नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ईटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ईटा होता है अंडर रूट में जे ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। क्लियर? यहाँ से मैं सिग्मा की वैल्यू को कॉमन ले रहा हूँ, तो ईटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट में जे ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन बाय सिग्मा। और अगर सिग्मा टेंड्स टू इन्फाइनाइट है या फिर सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इसकी वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, तो आप इस वैल्यू को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो ईटा इंट्रिंसिक इम्पीडेंस मिलेगा वो हो जाएगा अंडर रूट में जे ओमेगा म्यू बाय सिग्मा। क्लियर? इसका आप चाहें तो एंगल भी, मैग्नीट्यूड और एंगल अलग से लिख सकते हैं। जे का मतलब होता है 90 डिग्री, और अगर आप किसी एंगल का रूट ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है, दैट इज 45 डिग्री।
तो यहाँ पर J जो है वो एक एंगल है, 90 डिग्री करस्पॉन्ड कर रहा है, तो आप ईटा को लिख सकते हैं ओमेगा म्यू बाय सिग्मा और अलग से एंगल रिप्रेजेंट कर दें, दैट इज 45 डिग्री। दिस इज योर इंट्रिंसिक इम्पिडेंस ईटा इन केस ऑफ गुड कंडक्टर्स। क्लियर? चलिए इसको और आगे हम रिजॉल्व करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे हमको आना है जिसका नाम है स्किन डेप्थ, और उसको एक्चुअली में समझना है कि स्किन डेप्थ होती क्या है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरल बात करें, ई जेड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि जेड डायरेक्शन में जा रही है, ई जेड कॉमा टी, इट्स बेटर टू राइट ई जेड कॉमा टी, वो होती है आपकी ई जीरो इंटू ई की पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ब्रैकेट के बाहर ए कैप एक्स। सबसे जनरल इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में जा रही है, वेव प्लस जेड डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर? अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है h ऑफ z कॉमा टी, तो हो जाएगा मेरा ई जीरो अपॉन ईटा इंटू ई की पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड माइनस 45 डिग्रीज। ये रहा 45 डिग्रीज इंट्रिंसिक इम्पिडेंस का एंगल है, और यहीं से फेज डिफरेंस आपको साफ दिखेगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक फेज डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? चलिए और इस टर्म को और हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं एक टर्म होती है आपकी स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ ऐसी कोई बहुत भयंकर टर्म नहीं है, वो सिर्फ एक डिस्टेंस है कि आपकी वेव अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो, जैसे जैसे वेव ट्रैवल कर रही है तो उस वेव का एम्पलीट्यूड रिड्यूस होगा। क्लियर? चलो मैं फिर से एक बार डायग्राम इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे जैसे वेव आगे ट्रैवल करेगी उस वेव का जो है एम्पलीट्यूड धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। मान लेता हूँ ये वेव जो है ये z एक्सिस के अबाउट ट्रैवल कर रही है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का 37% हो चुका है। वो जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्किन डेप्थ। बेसिकली 37% तक अगर वो आ गई है तो हम बोलते हैं वेव के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी लॉस्ट हो चुकी है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का जब वेव अपना 37% मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ 37%, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 100 वोल्ट एम्पलीट्यूड है तो मान लेता हूँ इस पॉइंट पर अब वेव का जो एम्पलीट्यूड हो गया है वो 37 वोल्ट हो गया है, तो जितनी डिस्टेंस वेव ने ट्रैवल करी है वो डिस्टेंस कहलाती है स्किन डेप्थ। क्लियर? 37% को अगर हम देखें तो ई इनवर्स जो होता है वो होता है 0.37, और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 37%। क्लियर? यहां पर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कि ये वेव का इनिशियल एम्पलीट्यूड है, तो जब वेव अपने इनिशियल एम्पलीट्यूड ई जीरो इंटू ई की पावर माइनस अल्फा जेड, ई जीरो इंटू ई इनवर्स, जब वेव अपने इनिशियल एम्पलीट्यूड का 37% रीच कर जाएगी तो z एक्सिस पर जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो डिस्टेंस कौन सा होता है हमारा? डेल। क्लियर? तो अब मैंने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को इक्वेट कर दिया 37% से, 0.37 से, तो मैं z को रिप्लेस कर रहा हूं किससे? डेल से, क्योंकि अब जो है हम निकाल रहे हैं वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। क्लियर? अगर आप दोनों को इक्वेट करें तो अल्फा इंटू डेल की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि जो डेल है वो हो जाएगा 1/अल्फा। क्लियर? डेल क्या है? वो डिस्टेंस है कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद आपकी वेव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का 37% अब पहुंच चुकी है। क्लियर? आपने अल्फा की वैल्यू निकाल के रखी है, डेल होता है 1/√में पाई एफ म्यू सिग्मा। क्लियर? अगर मैं मान लूं कि ये कंडक्टर है मेरे पास में, इस कंडक्टर के ऊपर मैं वेव ट्रैवल कराना चाहता हूं और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की वेव ट्रैवल कराना चाहता हूं, तो आप देख सकते हैं अगर f की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होगी तो डेल की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। डेल की वैल्यू बहुत कम का मतलब कहीं यहीं पर ही डेल आ जाएगा, मतलब वेव ने सिर्फ इतना सा ही डिस्टेंस ट्रेवल करा है और अब वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का
37% रीच कर चुकी है, यानी कि जैसे ही वेव ने ट्रेवल करना शुरू करा, जरा से डिस्टेंस के बाद में वेव क्या होगी, टर्मिनेट हो चुकी है। इस रीजन से हम कभी भी गुड कंडक्टर्स को हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस के लिए यूज नहीं करते हैं ड्यू टू स्किन डेप्थ और स्किन इफेक्ट। थैंक यू।